डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिको साइंस सेंटर से आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, जो गायनेकोलॉजी का एक माइनर सर्जरी भी बोला जाता है। ये दो पार्ट से बना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डी एंड सी बोलते हैं। डी एन नहीं होता, डी एंड होता है। डी का मतलब होता है डायलिटेशन, सी का मतलब होता है करोटाज। तो डायलिटेशन का मतलब होता है, यहाँ पर दो पार्ट है। डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, यानी सर्विक्स को डायलेट करके और इंडोमेट्रियम को क्यूराट करना। इस प्रोसीजर का मेन एम एक ही होता है। मेन एम इसका यही है कि इंडोमेट्रियम पे वर्क करना। इंडोमेट्रियम पे हम जानते हैं कि यूट्रस का 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम पे वर्क करना। क्या वर्क करना है हम आगे बताते हैं। डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिकली दो वर्क करते हैं इंडोमेट्रियम का। तो मेन वर्क करना है इसके लिए हमको ये प्रोसेस करना पड़ेगा और हमको सर्विक्स को डायलेट करना पड़ेगा। हमको नॉर्मल मालूम है हमें इस बात को कि नॉर्मल में सर्विक्स डायलेट नहीं होता है। सर्विक्स 3 बार डायलेट होता है, मेंस्ट्रुएशन के समय, डिलीवरी के समय और सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको सर्विक्स डायलेट करके और फिर इंडोमेट्रियम पे जो प्रोसीजर करेंगे हम लोग, इस प्रोसीजर करने को हम लोग बोलते हैं डी एंड सी। अब प्रोसीजर में क्या क्या करेंगे अभी आगे बताते हैं। दूसरे नंबर पे बात चलते हैं हम लोग एम के बारे में। तो एम क्या है इसका, तो एम इसका ये तो समझ में आ गया कि गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर है। ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर ये नहीं है। ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर में आती है डी एंड ई, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो इसमें गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर कहा जाता है ये। तो क्या है इसका, 2 एम होता है मेनली। एक है डायग्नोस्टिक पर्पस, एक होता है थेराप्यूटिकली पर्पस। कभी कभी दोनों में हो सकता है। तो डायग्नोस्टिक पर्पस का मतलब होता है कि हमें मेन ध्यान देना है कि हमको इंडोमेट्रियम को जांच करना है। इंडोमेट्रियम को हमको टेस्ट देखना है, इसको कि कुछ ना कुछ बात जरूर होगी, तभी डायग्नोस्टिक पर्पस की बात हो रही है। इसका मतलब यह हो रही है कि उस केस में, जिस केस में इंडोमेट्रियम के बारे में बात जांच करना है, तो इंडोमेट्रियम से रिलेटेड कौन कौन चीज हो सकती है। हो सकता है कि इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन नहीं हो, तो यह कब होगी, इनफर्टिलिटी में या एमेनोरिया में। हो सकता है कि इंडोमेट्रियम का थिकनेस प्रॉपर ना हो, वो भी उसी केस में आती है। हो सकता है कि इंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन हो, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है कि इंडोमेट्रियम में पॉलिप हो सकता है कि इंडोमेट्रियम में कोई मास बन रहा हो। यानी कि ये सब 5-6 बातें जो बता रहे हैं, यह इंडोमेट्रियम को डायग्नोस करने के लिए हम लोग इसको करते हैं, इस प्रोसीजर को। नंबर 2 जो आता है थेराप्यूटिकली। थेराप्यूटिक का मतलब होता है कि किसी कारण से इंडोमेट्रियम में कोई डेब्रिस या इंडोमेट्रियम यहाँ पे रह चुका है, अब नॉर्मल इंडोमेट्रियम है, जिसके कारण वहां पर पेशेंट को तकलीफ हो रही है। क्या हो रही होगी, ब्लीडिंग हो रही होगी, अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो रही होगी, अब नॉर्मल दर्द हो रही होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इंडोमेट्रियम को यहाँ से क्यूरेट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या बोले हम लोग, थेराप्यूटिक के बारे में बोले हैं कि कुछ इंडोमेट्रियम का ऐसे मास होंगे जो कि यहाँ पर रहने की वजह से अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही होगी, अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो रही होगी, अब नॉर्मल दर्द हो रही होगी। तो हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हम लोग, यह क्या हो गया, क्यूरेट की बात हो गई। तो इसका मतलब हो गई कि जैसे मेनोरेजिया में हो गई, मेट्रोरेजिया में हो गई, पोलीमेनोरेजिया में हो गई, हाइपोमेनोरिया में हो गई, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में हो गई। ये सब केस में जनरली ऐसा हो सकता है। या फिर प्लासेंटा रिटेन रहने के कारण भी ऐसा हो सकता है। या फिर अगर टैबलेट एवर्सन कराया गया हो, मेडिसिन एवर्सन कराया गया हो, कुछ वहाँ फ्रेगमेंट रह गया हो, तब भी इस केस में कराते हैं। या फिर मोलर प्रेगनेंसी की बात होती हो, उसमें भी कराते हैं। या 8 वीक से पहले अगर कंसीव हो रही है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए भी ये प्रोसीजर कराते हैं। तो डी एंड सी हम लोग इसलिए ये सब प्रोसीजर करते हैं। तो मेनली हम लोग 2 बात समझ में आ गए, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिकली ऑफ इंडोमेट्रियम। अब जो बात आती है हम लोग कि इसके लिए हम लोग प्रोसीजर क्या होती है। इसके लिए जो प्रोसीजर करते हैं, इसमें पेशेंट को सबसे पहले हम लोग एडवाइस क्या करते हैं कि ये अगर बाय द पॉसिबल पॉसिबल है तो पेशेंट को बुलाते हैं हम लोग D22 से D24 के बीच बुलाते हैं, क्योंकि उसमें डायग्नोस्टिक अच्छा से हो जाती है। अगर पॉसिबल है तो पेशेंट को कभी भी बुला सकते हैं हम लोग। दूसरा, पेशेंट को हम लोग ये एडवाइस देते हैं कि 6 से 8 घंटा तक कम से कम एम्प्टी स्टमक आने के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ एनेस्थीसिया देते हैं जिसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो एम्प्टी स्टमक इसलिए बुलाते हैं। पेशेंट जब आ जाता है मेरे पास क्लिनिक पे, तो हम लोग जो नॉर्मल जो प्रोसीजर जो जांच होती है, HIV, हेपेटाइटिस बी, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, ये सब कुछ जांच जो प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर कर लेते हैं। चूंकि हीमोग्लोबिन कम होगा तो DNC करने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें कम से कम जो होता है 150 से लेकर के 100 से 150 ml ब्लड लॉस होता है। तो अगर बाई द वे ब्लड लॉस करेगा तो फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग हीमोग्लोबिन चेक करा लेते हैं, ब्लड ग्रुप हो गई, ये सब कुछ प्रोसीजर होती है। HB, हेपेटाइटिस बी, HIV, ब्लड शुगर, ये जांच करा लेते हैं पेशेंट को। उसके बाद हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, सब ओके रहता है, पेशेंट को हम लोग ऑपरेशन थिएटर में लाते हैं। OT टेबल पे हम लोग लिथोटोमी पोजीशन पे लिटा देते हैं।
उससे पहले पेशेंट को बोलते हैं कि यूरिन और स्टूल को वॉइड करके आ जाए। क्योंकि क्या होगी कि हमें जब हम यूट्रस को जब भी हम खींचते हैं, यूट्रस को जब भी यहाँ से जब खींचेंगे तो उस केस में इस एरिया में जो रेक्टम और ब्लैडर इसको इंटरफेयर ना करे, ये इम्प्टी रहना चाहिए। अगर ये खाली रहेगा, इम्प्टी रहेगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो रबर कैथेटर डाल करके यहाँ से यूरिन को बाहर कर देंगे, नहीं तो एनिमा डाल करके हम लोग यूरिन स्टूल को बाहर कर देंगे, जिसकी वजह से ये इम्प्टी हो जाती है। तो हमको अब हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन पर लिटाते हैं, लिथोटोमी पोजीशन में लिटा करके, और हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो गोज फोर्सेप्स से गोज होल्डिंग फोर्सेप होती है, उस गोज होल्डिंग फोर्सेप से हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं कि जो जेनाइटल एरिया है उस पर हम लोग जेनाइटल एरिया को हम लोग वॉश कर देते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, उसको वॉश कर देते हैं। इसी समय क्या करते हैं पेशेंट को कि हम लोग जो काम्पोज का इंजेक्शन एक हम लोग मसल्स में दे देते हैं, काम्पोज का इंजेक्शन, और उसके साथ क्या करते हैं केटामिन, डाइल्यूट केटामिन 1.5 से 2 ml दे देते हैं। केटामिन कैसे देते हैं कि 1.5 ml केटामिन और 3.5 ml डिस्टिल वाटर को एक सिरिंज में मिलाते हैं और वेन में हम लोग पुश कर देते हैं 1.5 से 2 ml। तो काम्पोज का इंजेक्शन दे दिए, केटामिन दे देते हैं। इसके वजह से पेशेंट क्या होता है, बेहोश हो जाता है। अब क्या करते हैं, ये है मेरा सिम्स स्पेकुलम। सिम्स स्पेकुलम क्योंकि हम लोग इससे पहले वॉश कर चुके हैं। सिम्स स्पेकुलम से क्या करते हैं, वेजाइनल का जो पोस्टीरियर पार्ट होती है जिसको फॉचेट्स बोलते हैं, इसको हम पुश करते हैं डाउनवर्ड पुश करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पूरे वाइड हो जाती है। वाइड जब हो जाता है तब हमारे प्रोसीजर करना आसान हो जाता है। जब वाइड हो जाएगी इस तरह से क्या होती है, इसका जो एरिया होता है वाइड हो जाता है। तो ये पोस्टीरियर पार्ट में लोग क्या किए, हम लोग सिम्स स्पेकुलम को पोस्टीरियर पार्ट में लोग इंसर्ट कर लगा देते हैं। तो इंसर्ट करके हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। इससे मेरा वाइड हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो करते हैं हम लोग कि जो वोल्सेलम टूथ फोर्सेप है, वोल्सेलम टूथ फोर्सेप, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लॉकर होता है। अब क्या करते हैं कि वोल्सेलम टूथ फोर्सेप को हम लोग इंसर्ट करते हैं वेजाइनल कैविटी के अंदर, और इसको हम लोग इससे ले जा करके और डायरेक्ट हम लोग सर्विस के अपर लिप को हम लोग कैच कर लेते हैं। कैच का मतलब होता है पकड़ना। तो वोल्सेलम टूथ फोर्सेप से अपर लिप को कैच करके पकड़ के और यहाँ से लॉकर से लॉक कर देते हैं। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आउटवर्ड करते हुए और अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ इसको क्या करते हैं हम लोग, पुल करते हैं। तो आउटवर्ड अपवर्ड करने से क्या होता है, पुल करते हैं इसको। इसकी वजह से क्या होती है कि यूट्रस जो होती है वह खिंचा जाता है, और उसकी वजह से क्या होती है, कैनाल में चला आता है ये। तो यहाँ पर जो होता है, ये यूट्रस की जो होती है, यूट्रस सीधा हो जाता है, यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाता है यूट्रस, और यहाँ पे सर्विक्स हो गई, यहाँ पे सॉरी यूट्रस का जो पोजीशन हो गई, ये यूट्रस ऐसे आ गया है ना, और उसके बाद यहाँ पे सर्विक्स है, और ये यूट्रस इधर से इलोंगेट कर जाता है यहाँ पे, है ना, सर्विस में आ गया। अब क्या होती है, सर्विस अभी भी डायलेट बंद ही है। अब क्या करते हैं, मेरा ये वोल्सेलम टूथ फोर्सेप से हम लोग इसको पकड़े हुए हैं, और पकड़ के खींच कर यहाँ तक हम ले आ चुके हैं। अब यहाँ पे यूट्रस मेरा इलोंगेट करके आ चुका है, उसमें प्रेशर भी है। अब क्या करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट जो हम लोग सर्विस डायलेटर, ये सर्विस डायलेटर है, सर्विस डायलेटर को हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करके इसको क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। जब डायलेट करते हैं तो ये क्या होता है, सर्विस यहाँ पे डायलेट हो जाती है। अब क्योंकि यही तो हमको प्रोसीजर काम करना है, क्योंकि अगर सर्विस डायलेट कर जाती है तो उससे क्या होगी कि अब जो स्ट्रक्चर जो बन जाएगी मेरा, अब स्ट्रक्चर कैसा बन गया कि अब स्ट्रक्चर ये इलोंगेट कर गया, ये सर्विस डायलेट कर गई, और इसके बाद ये सर्विस पूरा ओपन हो चुकी है। अब क्या करते हैं, जब सर्विस डायलेट कर गई है तो जो पेशेंट है वह क्या हो चुका है, बेहोश हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग ये जो अगला इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूरेटेज बोलते हैं, या क्यूरेटाज कहते हैं, क्यूरेटाज ब्लेड बोलते हैं इसको। क्यूरेटाज यही मेन इंस्ट्रूमेंट होती है। इसको इसमें 2 पार्ट होती है, एक तरफ जो होता है शार्प पार्ट होता है, एक तरफ ब्लंट पार्ट होता है। तो ब्लंट पार्ट को क्या करते हैं, पहले हम लोग इंसर्ट करते हैं अंदर में, यूट्राइन साउंड से भी देख सकते हैं इसको, लेकिन उससे अच्छा बेस्ट रहता है, लोग ये भी टेक्निक से कर लेते हैं। इससे पहले ब्लंट पार्ट को अंदर ले जा करके और हम लोग हाइट को देख लेते हैं कि जो फंडस कितनी दूरी पर है, फंडस कितनी दूरी पर है, क्योंकि जितना दूरी होगी उतना ही दूर से हम लोग इधर से हम लोग क्या करेंगे, क्यूरेटाज करेंगे। नहीं तो क्या होगी, अगर ज़्यादा अगर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगी, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ है, ये यूट्रस क्या हो जाएगी, सीधे परफोरेट कर जाएगी या फिर रप्चर कर सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इधर से हम लोग ब्लंट वाले पार्ट से ले जा करके और इससे क्या करते हैं, लेंथ को नाप लेते हैं। लेंथ को नाप करके यहाँ पर मेजरमेंट कर लेते हैं, कितना लेंथ पे है उतना ही लेंथ इधर से भी सेम होगी। अब क्या करते हैं, इधर शार्प पार्ट होती है,
शार्प पार्ट से जो ब्लेड होती है इसको अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाके सबसे पहले फंडस तक लेके जाएंगे और फंडस से होते हुए और इसको लेके आएंगे इधर इस्थमक तक लाएंगे, फंडस से इस्थमस, फंडस से इस्थमस, यानी कि इस तरह से हम लोग फंडस से इस्थमस हम लोग थोड़ा प्रेशर से हम लोग उसको क्यूरेट करते हैं, खरोचते हैं। तो एक बार हम लोग ऐसे करते जाते हैं, अब क्लॉक वाइज में एक बार चले जाएंगे, फिर एक बार उसी तरह से एंटी क्लॉक वाइज आ जाएंगे, यानी कि फंडस से इस्थमस की तरफ। यानी याद रहे, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं कि फंडस से इस्थमस बोलते हैं, यानी अंदर से बाहर की तरफ खींचते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं, एक बार हम लोग खरोच के कर दिए। अब क्या करते हैं कि ब्लंट पार्ट को अंदर ले जा करके और जो सब्सटेंस है इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और अगर जांच के लिए भेजना हमको अगर है तो कंटेनर में रख करके इसको जांच के लिए भेज देंगे, अगर नहीं तो फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरा चीज, फिर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन पुश करके वॉश करके देख लेते हैं, लाइट से देख लेते हैं कि अगर कुछ बच गया है कि नहीं, और नहीं तो फिर इसी से हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट में क्या करते हैं, एक बार हम लोग इस तरह से एक बार हम लोग प्रेशर डाल करके और देख लेते हैं, अगर कुछ डेब्रीज होगा तो फिर हम लोग फिर खरोचेंगे, और नहीं तो फिर क्या करेंगे। अब मेरा क्या करते हैं, कंप्लीटली वो चेक कर लिए, किसी तरह का अगर फ्रेगमेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर एक बार कर रहे हैं तो एक बार देख ही लेना क्या दिक्कत है, तो दोबारा हम एक बार चेक करके देख लेते हैं हम लोग, वही क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज क्यूरेट करके। और उसके बाद क्या करते हैं, जब खत्म हो गई तो नॉर्मल सलाइन पुश करके टोटल वॉश कर लेते हैं। पुश कैसे करते हैं, फोर्सफुल्ली अंदर में डालते हैं, उससे मेरा वॉश हो जाता है। अब क्या करते हैं, जो वोल्सलम टूथ फोर्सेप था जो इसको पकड़ के बाहर की तरफ लाए थे, अब इसको छोड़ देंगे। छोड़ेंगे तो क्या होगी, जो यूट्रस जो अपना जो पोजीशन था उसका, वो धीरे 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 वो अपना चला जाएगा यूट्रस अपने पोजीशन पे। और बाकी जो सिम्स स्पेकुलम था, सिम्स स्पेकुलम को भी अब हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे सिम्स स्पेकुलम को भी। और यहाँ पर जो इसका जो अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर अपना वो कैनाल अपना गेन करेगा और इंस्ट्रूमेंट को हटा देगा। अब क्या करेंगे, फिर वही से ही इसको हम लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करके भर पैड लगा करके और पेशेंट को हम लोग वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अब इसके बाद आता है फिर कॉम्प्लिकेशन। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है पेशेंट को, तो कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, हेमरेज हो सकता है, शॉक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब कंडीशन एक्यूट में डेवलप हो सकता है। क्रोनिक में क्या हो सकता है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है, ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है ना। अब इसके बाद आता है मैनेजमेंट वही करते हैं जैसा हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग पैरामीटर के अनुसार से। अगर वोमिटिंग हो रही है तो ओंडेम का इंजेक्शन देते हैं, अगर दर्द हो रही है तो डायलोना का इंजेक्शन दे देंगे, अगर हेमरेज ज़्यादा हो गई होगी तो एक आध यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकांश डीएनसी में जरूरत नहीं पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वो रेयर ही कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद प्रॉपर चेकअप कर लेते हैं कि हाँ यूट्रस में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं होगी, परफोरेशन वगैरह, यही मेरा उसको कर लेते हैं और बाकी हम लोग फिर छोड़ देते हैं। यही मेरा डीएनसी है। डीएनसी का पूरा प्रोसीजर यही है। इसमें हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर कर लिए, अब समझ में आपको आ गया होगा। कुछ नहीं करते इसमें, एकदम रफली सब बता देते हैं आपको। पेशेंट को लिथोट्रोपी पेशेंट को लिटा देते हैं और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट बताए थे वो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग फर्स्ट में से सिम्स स्पेकुलम इंसर्ट करते हैं, उसके बाद वोल्सलम टूथ फोर्सेप्स से सर्विस के लिप को कैच करते हैं, इसको बाहर की तरफ पुल करते हैं, क्यूराट ब्लेड से उसका नाप लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, क्यूरेट कर लेते हैं। क्यूरेट करने के बाद फिर उसको सब डेब्रिस को बाहर निकाल लेते हैं, सब छोड़ देते हैं। पेशेंट फिर बल्ब पर लगा करके एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करके पेशेंट को छोड़ते हैं। एंटीबायोटिक 2-3 दिन तक एंटीबायोटिक चलाते हैं एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम में, और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। यही था मेरा वीडियो, इसको देखिए गौर से। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग DNI चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।